आखिरकार पाकिस्तान ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। देर आए लेकिन फिर भी दुरुस्त ना आए। यार कसम खुदा की यार, मतलब हम ये समझ रहे थे कि आप लोग इतना इंतजार कर रहे हैं, इतना टाइम ले रहे हैं कि पता नहीं क्या प्लानिंग हो रही होगी, सर जोड़ के बैठे होंगे, तो इस दफा तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो शायद पहले कभी ना हुआ हो, या शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो या डेविड बेकम या मेसी को मनाया जा रहा है, टीम में लाया जा रहा है, कोई उस पल्ले के प्लेयर या पाए के प्लेयर हैं। कुछ समझ नहीं आ रही यार ये जो टीम आपने अनाउंस किया है। इस दफा पाकिस्तान टीम ने और पाकिस्तान टीम की चीफ सेलेक्टर ने और क्रिकेट बोर्ड ने प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ एक अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया। I'm not going to talk about the batting because batting से I'm not fully satisfied because मैं समझता था बाबर आजम T20 में आते हैं, सबसे बड़ा प्लेयर है T20 का, उसको खेलना चाहिए था, but the PCB has chosen to look the other way। और मैं ये समझता हूँ कि PCB ने ये फैसला कर लिया कि शायद उनको ना खिलाया जाए। और सबसे बुरी खबर जो ड्रॉप ही कर दिया सारे मैचेस में, ये ठीक नहीं किया PCB ने, क्योंकि मुझे लगा है कि पक्के पक्के कर दे, कोई अवार्ड निकाल दे ऐसा भी जिसमें हगने का अवार्ड हो, जिसमें लर्न लेने का अवार्ड हो। ये 2 अवार्ड ना हमने डिप्लोमा किया हुआ है, हमने साला इसमें PhD की हुई है कि कोई भी आए वो हमें पेल के चला जाता है, हमें लर्न दे जाता है, और कभी भी किसी टाइम पे भी हम हगना शुरू कर देते हैं, और जब क्रूशल टाइम आता है तो हमें तो कंफर्म हगना आता है। आप हिसाब लगाएं कि एक खंबा द सुस्त T20 नॉन एग्जिस्टेंट प्लेयर, द मोस्ट ओवर हाई प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, जिम्बाब्वे भी जिसको चपेड़े मारती है, बाबर आजम, सैम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस 3 पे, सलमान अली आगा 4 पे, हसन नवाज 5 पे, खुशदिल शाह 6, मोहम्मद नवाज तो मेरा मैच विनर है, नवाज वहीं पे छक्के पड़ रहे हैं, नवाज आ गए। उसके बाद फहीम अशरफ, पर्ची ऑफ नंबर 1 टाइप आई थिंक शबाज शरीफ की पर्ची, फहीम अशरफ। उसके बाद शाहीन आफरीदी द फटा हुआ सोफा जिसको गिल ने फिर से मारना है। उसके बाद हसन अली फिर से आ गया, बताइए जनरेटर, ये हर 2-3 साल के बाद पता नहीं इसका पुनर्जन्म होता है, मर जाता है फिर पैदा होता क्या इसका समझ नहीं। हसन अली फिर से आ गया क्योंकि बॉब्जी द किंग भी आ गया बिल्कुल। या फिर अब्बास आफरीदी जो कि ठीक बॉलर है, पट्टा पहन के बॉल कराता है। और लास्ट में अबरार करने वाला जो है घुंगरू सेठ का छोटा भाई अबरार। तो ये आपकी 11 है पाकिस्तान की। जब आप अपनी कैपेसिटी दिखाते हो एज अ कप्तान, वो बड़ी बुजदिली के साथ उसने कप्तानी की लास्ट 2 years, तो बट अब मर्द बने, जरा झगड़ा दिखाए, वापस आए, कम बैक करे, और आई रियली थिंक दैट ही कैन मेक इट और ही शुड मेक इट। इफ ही कांट देन गॉड ब्लेस हिम। दूसरा आई रियली थिंक दैट कि पाकिस्तान पॉजिटिव प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ मनहूस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम बाबर आजम, जो कि T20 में तो क्या क्रिकेट में डिजर्व नहीं कर रहा, इसकी शैडो में उसको वापस आ गए वो। अच्छा, उसके बाद जो 3 नंबर है हमारा सूर्य कुमार यादव, दुनिया का बेस्ट बैटर, मोहम्मद हारिस सीरीज है, और जो एशिया कप है पॉसिबल तौर पर जो इससे बाहर हो जाएं क्योंकि वो इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसके चलते उनको जो है इमीडिएटली ये कहा गया था कि आप जो वापस जाइए NCA जाकर जो आप रिपोर्ट कीजिए, तो वो अब दोबारा जो है लाहौर पहुंच भी रहे, NCA अपनी वहां पर फिटनेस पर काम भी करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये थी कि बाबर आजम जो है उनको रिप्लेस कर सकते हैं, और पाकिस्तान के स्क्वाड में T20 के स्क्वाड में बाबर आजम को इंक्लूड किया जा सकता है। ये देखिए, ये टुक टुक शुरू, एक सैम अयूब तेज है, फिर टुक टुक बाबर आजम, एक हारिस तेज है, फिर टुक टुक सलमान। अच्छा, ये हसन नवाज की जहां तक बात है तिलक वर्मा के सामने, ये हसन नवाज का भी नाम टीम भी ठोक जाएगी, इसलिए कि उनके अंदर जज्बा तो है ना, कम से कम खेलने का, कोई लड़ने का जज्बा तो है उनके अंदर। हमारे घंटे साले क्या करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है कि बाबा जी आगे हमारे साथ बहुत बुरे हशर होने वाले हैं, बहुत कुत्ते वाली होगी हमारे साथ। और आपने अपनी भी 11 देख ली। अब अगर वैसे टेक्निकली देखा जाए तो कोई मैच ही नहीं है, मतलब कहीं से भी आप कर लें, ओपनर्स में, मिडिल ऑर्डर में, बॉलिंग में, स्पिनर्स के अंदर तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब एक, क्योंकि ये एक खतरनाक फॉर्मेट है, इसमें सोफा चल जाए, ऊपर से सैम अयूब चल जाए, आप प्रेशर में आ सकते हैं, हारिस मार सकते हैं, हारिस मार, कोई भी एक 2 प्लेयर भी चल जाए, बस बाबर को छोड़ के इंडिविजुअल वो चल जाएगा, हम जीत जाएंगे। अगर बाबर खेल गया 50-60 गेंदें तो वैसी मैच हार गए। अगर तो बाबर पहले तो 1-2 ओवर में आउट हो गया तो उनका चांस बन सकता है। वो तो मेरे को हमेशा से पाकिस्तानियों ने बताया कि भाई हमारा चांस अभी बनता है जब ये मनहूस आउट हो जाता है। अगर ये जल्दी आउट हो गया मतलब पाकिस्तान गेम में है, अगर ये टिक गया जिंदगी में कोई पाकिस्तान जीत नहीं सकती, बिकॉज़ सारी बॉलें खा जाए। इस हिसाब से तो बाजी अफगानिस्तान भी हमें पेलेगी। इस हिसाब से अगर 2 मैच एशिया कप में हो गए तो हम तो बाजी रुल जाएंगे बाजी। एशिया कप में इंडिया के साथ हमारे अगर 2 मैच सुफियान खेल जाएगा। चलिए, सुफियान मुकीम को किसकी जगह डालें? अबरार की जगह, सिंपल अबरार की जगह। अबरार को तो खिलाएंगे ये लोग, नहीं तो T20 में साहिबजादा फरहान को किसकी जगह डालें? बाबर। तो बाबर जिम्बा को पहले बाहर करिए, उसकी जगह पे साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा खेला भी है, और अबरार / सुफियान मुकीम लिख दीजिए, और बाबर जिम्बा की जगह पर स्लैश कर या स्लैश थोड़ी, उसको तो हटाई दो बाबर को, उसके जगह लिख दो साहिबजादा फरहान, और नीचे अबरार /
सुफियान मुकीम। मुझे तो लगता है सुफियान मुकीम अगर चूंकि दुबई के अंदर थोड़ी स्लो विकेट्स होती हैं, स्पिन को सपोर्ट करती हैं, तो एक बैटिंग के अंदर एक डेप्थ लाना चाह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या कहानी है जी? देखिए, फ्रॉम नोवेयर जहां पे बाबर आजम का नाम भी नहीं था कि एशिया कप के स्क्वाड में वो एंट्री कर सकेंगे। हम भी आपको लगातार ये बात बता रहे थे कि जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है वो यही चाह रही है कि फिलहाल बाबर और रिजवान को हम एशिया कप के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अब जब ये खबर आई आज के जो फखर जमान है उनकी इंजरी और उनकी रिकवरी में टाइम लग सकता है और वो लंबे टाइम के लिए बाहर हो सकते हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा उनको टाइम लग सकता है, प्रोबेबली 3 हफ्ते भी उनको लग सकते हैं रिकवरी में। और फिर जो आपने एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस करना है वो 1 हफ्ते के बाद अनाउंस करना है। तो उसके बीच में अगर आप, जाहिर है जब आप स्क्वाड अनाउंस करते हो तो आप फिट प्लेयर को रखते हो, आप ये नहीं करते कि यार ये प्लेयर बाद में फिट हो जाएगा या प्लेयर उसके बाद फिट हो जाएगा। तो उसके चलते ये चलना शुरू हो गया कि जो आपके जो हेड कोच हैं ऑलरेडी माइक हैसन, वो ऑलरेडी बाबर को बड़ा सपोर्ट करते हैं, बाबर के हक में रहते हैं। तो क्या बाबर आजम स्क्वाड में वापसी कर सकते हैं? अब क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में भी अगर आप देखो तो 2 धड़े हैं। एक धड़ा तो बिल्कुल बाबर आजम के हक में है कि आप बाबर आजम को चांस दे सकते हो, और एक धड़ा इस पर भी है कि नहीं जी अभी आप थोड़ा सा मूव ऑन हो रहे हो तो यंग टीम को पूरा भरपूर चांस दो। लेकिन चूंकि अब फखर जमान नहीं रहते आपके साथ, आपके स्क्वाड का पार्ट नहीं है, तो फिर सिलेक्शन कमेटी इस बात पर गौर करेगी कि क्यों ना बाबर आजम को स्क्वाड में डाल दिया। अच्छा, एक और मैं रीजन आपको बताऊं, जो बाबर आजम का ज्यादा भी मसला बना था ना, वो ये बन गया था कि 2 लोग इकट्ठे T20 में खेलते थे और रिजवान ने ज्यादा उन पर प्रेशर बनाया हुआ था, और इन दोनों के इकट्ठे खेलने की वजह से बाबर आजम के लिए मसला बन जाता था, क्योंकि जाहिर बात है दोनों इकट्ठे खेलते थे तो फिर दोनों का जो स्ट्राइक रेट है वो इंप्रूव होता है। मोहम्मद सिराज की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सके इंग्लैंड के हेड कोच, बोले हम हारे लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की तारीफ करने से इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने कहा कि हम हारे जरूर, लेकिन जिस तरह का जज्बा सिराज ने दिखाया उसके लिए उनकी तारीफ बनती है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने सोमवार को भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की अंतिम टेस्ट मैच में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की। ब्रेंडन मैकुलम ने 5 मैचों की सीरीज को उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ सीरीज में से एक बताया। सिराज ने दबाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में 5 विकेट हॉल के साथ 9 विकेट लिए और भारत को जीत दिलाई। इस तेज गेंदबाज ने सीरीज का समापन 23 विकेटों के साथ किया, जो दोनों टीम के गेंदबाजों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।